नमस्कार, स्वागत है आपका मैदान जंग में। मैं हूं सैयद हुसैन। जी हां, ऐसे कब तक चलेगा? यह सवाल तमाम देशवासियों के जहन में दौड़ रहा होगा कि आखिर कब थमेगा भारत के हार का सिलसिला। विदेशों में शुरू हुआ हार का सिलसिला घर पर भी जारी है और अब पाकिस्तान से पिटने के बाद तो सभी का दिल टूट गया है। टीम इंडिया के फैंस बस यही पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा। भारतीय क्रिकेट के लिए साल 2012 एक बुरे सपने की तरह था, जिसे धोनी के धुरंधर नए साल में भुलाना चाहते थे और भारतीय फैंस भी यही चाहते थे कि नया साल नई खुशियां लेकर आए। लेकिन साल के पहले मैच में ही एक बार फिर माही एंड कंपनी की भद पिट गई और वही तस्वीर देखने को मिली जो पिछले कई महीनों से हम और आप देखते आ रहे थे। साल बदला, तस्वीर नहीं। 2013 में भी हार से आगाज। घर में घुसकर पाक ने रौंदा, फिर शर्मसार हुआ देश। ऐसा कब तक चलेगा? नए साल में उम्मीद थी कि साल 2012 की नाकामी को भुलाते हुए टीम इंडिया 2013 का आगाज जोरदार ढंग से करेगी और पुरानी गलतियों का पश्चाताप करेगी। उम्मीदें सच होती नजर भी आ रही थी जब पाकिस्तान को मिले शानदार आगाज के बाद भारतीय गेंदबाजों ने पलटवार करते हुए पाकिस्तानी सेना को 250 पर ही रोक दिया। लगा कि नए साल में कोलकाता की ईडन गार्डन पर पाकिस्तान के खिलाफ भारत के मनहूस रिकॉर्ड को भी धोनी के धुरंधर बुरी यादों की तरह भूल जाएंगे और ईडन के सिल्वर जुबली के मौके पर नया आगाज करेंगे। नए साल में पहली बार मैदान पर उतरी गौती और वीरू की सलामी जोड़ी ने आगाज भी अच्छा किया। That's cut, and that's cut hard for four. Blazing cut shot from Virender Sehwag. 10 ओवर के अंदर ही इन दोनों ने स्कोर बोर्ड पर 42 रन जोड़ दिए। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के चेहरे पर भी शिकन देखी जा सकती थी, लेकिन तभी चेन्नई में जहरीली गेंदबाजी करने वाले जुनैद का जहर फिर दिखा। जुनैद ने पहले गंभीर को क्लीन बोल्ड कर पाक को एक बेहतरीन ब्रेक थ्रू दिलाया। Bowling, Junaid Khan gets a wicket. He richly deserves this. Fantastic piece of seam bowling, and it's Gautam Gambhir who's inside edged it. फिर अपने अगले ही ओवर में जुनैद ने युवा कोहली को विकेट के पीछे कैच कराकर भारत को विराट झटका दे दिया था। Kohli was walking even before. That's a brilliant catch. अब दबाव पूरी तरह टीम इंडिया पर आ चुका था। दबाव में जैसे हमेशा टीम इंडिया बिखरती है, कोलकाता में भी वही तस्वीर दिखी। उमर गुल ने पहले सहवाग को विकेट के सामने पकड़ा, फिर टीम इंडिया के युवराज को भी एक शॉर्ट पिच गेंद पर अपना शिकार बनाया। भारत का टॉप ऑर्डर एक बार फिर फ्लॉप रहा। 4 बल्लेबाज सिर्फ 70 रनों पर पवेलियन लौट चुके थे। यहां से चेन्नई में टीम इंडिया को ट्रैक पर वापस लाने वाले रैना और धोनी की जोड़ी मैदान पर थी, लेकिन तेजी से बढ़ रही आस्किंग रेट को कंट्रोल करने के चक्कर में हफीज की इस गेंद पर रैना स्टंप हो गए और भारत की आधी टीम 95 रनों पर ही बुक हो गई। यहां से कोई चमत्कार ही टीम इंडिया को जीत दिला सकता था, लेकिन चमत्कार अक्सर नहीं हुआ करते और कोलकाता में भी कुछ ऐसा नहीं हुआ। भारतीय बल्लेबाज आया राम गया राम की तरह आते गए और पाकिस्तानी गेंदबाजों का चारा बनते गए। भारत की पूरी टीम 250 के जवाब में सिर्फ 165 रनों पर सिमट गई। That's in the air, taken this time. Now he's put the finger up. Oh, that's a close one. Finger, and he knocks him over. What a beauty. हाँ, टीम इंडिया के कैप्टन कूल एक और नाबाद अर्धशतक लगाते हुए मुंह लटकाए पवेलियन लौट गए और अपने औसत को और भी बेहतर कर गए, लेकिन बिगाड़ गए भारतीय क्रिकेट का हाल, जो भारतीय फैंस को मंजूर नहीं। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? सैयद हुसैन, स्पोर्ट्स डेस्क, आर्यन न्यूज। चलिए एक नजर डाल लेते हैं टीम इंडिया के बल्लेबाजों के स्कोर कार्ड पर।
और टीम इंडिया के बल्लेबाजों की बात करें, वीरेंद्र सहवाग ने 31 रन बनाए, 3 चौका, 43 गेंदों का सामना किया। गौतम गंभीर 11 रन 25 गेंद, 1 चौका लगाया गंभीर ने। तो सहवाग और गंभीर की बात करें, सलामी जोड़ी ने काफी निराश किया। विराट कोहली नंबर 3 पर आए बल्लेबाजी करने के लिए, 6 रन 9 गेंदों पर 6 रन बनाकर कोहली पवेलियन वापस लौट गए। युवराज सिंह 9 रन 19 गेंद। सुरेश रैना 18 रन 42 गेंद, 1 चौका। टॉप ऑर्डर पूरी तरीके से फ्लॉप रहा। हां, इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने 54 नाबाद रन की पारी जरूर खेली, लेकिन किस काम की यह पारी। 89 गेंदों पर 54 नाबाद, 4 चौके और 1 छक्का, लेकिन यह पारी किसी काम की नहीं रही। आर अश्विन 3 रन 22 गेंद पर बनाए अश्विन ने 3 रन। रविंद्र जडेजा 13 रन 23 गेंदों पर बनाए जाडेजा ने। ऑलराउंडर की हैसियत से लिया गया, गेंदबाजी अच्छी रही लेकिन बल्लेबाजी में फ्लॉप रविंद्र जडेजा। वहीं बात अगर पाकिस्तानी गेंदबाजों की करें तो एक नजर डाल लेते हैं पाक गेंदबाजों के प्रदर्शन पर। पाकिस्तानी गेंदबाजों की बात की जाए तो सईद अजमल का नाम पहला, 10 ओवर 3 विकेट, 20 रन खर्च करके 3 विकेट लिए सईद अजमल ने। अजमल के अलावा जहरीले जुनैद का प्रदर्शन शानदार रहा, 9 ओवर 3 विकेट, 39 रन खर्च किए जुनैद खान ने। गुल का भी कदर देखने को मिला, 7 ओवर में 24 रन 2 विकेट लिए उमर गुल ने। इकोनॉमी रेट 3.42 का, लाजवाब गेंदबाजी उमर गुल की। तो हफीज ने काफी कंजूसी भरी गेंदबाजी की, 10 ओवर में सिर्फ 29 रन दिए और 1 विकेट भी हासिल किया। इकोनॉमी रेट रहा 2.90 का, शानदार गेंदबाजी हफीज की। और साथ ही साथ 1 विकेट शोएब मलिक को भी मिला, 2 ओवर में 1 विकेट लिया, 2 रन खर्च करके शोएब मलिक ने। और टीम इंडिया के कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार फिर हार के बाद जमकर बहाने बनाए, बल्लेबाजों को भी लिया आड़े हाथों और साथ ही साथ यहां तक कह डाला कि हमारे गेंदबाजों से कहीं अच्छे हैं पाक गेंदबाज। देखिए क्या क्या कहा धोनी ने। To keep rotating and not to give away wickets. There will be periods in the middle where आपको रन नहीं मिलेंगे, बट उस पीरियड को आपको सी थ्रू करना होता है। एंड हमारे साथ क्या हुआ कि हम वो पीरियड को हम पार नहीं कर पाए ना, हमारे विकेट्स भी गिरते रहे और बहुत ज़्यादा रन्स भी उस समय नहीं आए। तो एट द एंड ऑफ द डे हम बहुत ज़्यादा विकेट उस पॉइंट ऑफ टाइम में हमने लूज़ किया, जिसके कारण हम I don't think once we lost 5 wickets or 6 wickets, you're not really into the game because उनके bowlers काफ़ी अच्छे हैं। और उसके बाद 250 भी ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत बड़ा स्कोर था। बॉलर्स की बात करें तो अच्छे हैं उनके बॉलर्स, हमारे बॉलर्स भी अच्छे हैं, बट एज अ बैट्समैन आपको वो जो अच्छी डिलीवरीज डालते हैं उसको बाहर रखना होता है ताकि आप उसमें आउट ना हो या बोल्ड ना हो या एलबी ना हो, और जो वो लूज़ डिलीवरीज डालते हैं उसमें आप स्कोर करना चाहते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी बेसिक पॉइंट ऑफ क्रिकेट कि आप ऐसा करना चाहते हैं, बट अगर इसमें आप चूक जाते हैं, अगर आप उनके अच्छे डिलीवरीज को खेल नहीं पाते हैं देन you'll end up losing your wicket और प्रेशर बिल्ड होता रहता है लोअर ऑर्डर की तरफ। Doesn't matter how many batsmen you're playing, but with every fall of wicket, the pressure on the batsman coming in is always more than the existing batsman. So whatever it may be, whether it's to very good bowling or bad selection of shots, whatever it is, but we have to improve that. जो मेन प्रेशर होता है वो ऑपोजिशन डालती है। अगर हमने पाकिस्तान टीम के ऊपर उतना प्रेशर डाला होता देन इट मेक्स मोर सेंस, क्योंकि जब आप मैचेस जीत रहे हो तो बोलना आसान होता है, बट जब एक टफ सीरीज़ होती है, क्लोजली फॉट सीरीज़ होती है, तब दोनों टीम के इंडिविजुअल्स के ऊपर प्रेशर आता है। एज़ यू राइटली सेड, हमारे ऊपर काफ़ी प्रेशर था क्योंकि एक होम सीरीज़ थी, बट
एज आई सेड जो एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स होते हैं वो इस तरीके से और इस सिचुएशन से गुजर चुके होते हैं अपने करियर में। अगर आप एक बार 100, 150 या 200 ओडीआई खेले हुए होते हैं तो आम बात है कि आप अपने करियर में ऐसे दौर से गुजरते हैं जब आपने रन नहीं बनाए हो एज अ बॉलर, जब आप काफ़ी रन के लिए जाते हो। सो आई थिंक सबको पता होता है कि किस तरीके से उस सिचुएशन से या उस कंडीशन से बाहर आया जाता है। तो देख लिया आपने, बहानेबाज माही के बहाने बल्लेबाजों के साथ साथ गेंदबाजों को भी लिया आड़े हाथ। तो फिलहाल हम रुख करेंगे न्यूज रूम का, जहां पर हमारे साथ खेल संवाददाता अशोक शर्मा मौजूद हैं। अशोक जी, आपने देखा टीम इंडिया की हार और ये कब तक चलेगा, बड़ा सवाल जरूर है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के बारे में क्या कहेंगे, उनके बहानों के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच कोई भी क्रिकेट की श्रृंखला होती है तो उसके कई परिणाम होते हैं। एक परिणाम तो खेल के मैदान पे जो सामने दिखाई पड़ता है, और कई ऐसे परिणाम होते हैं जो मैदान के बाहर ड्रेसिंग रूम में, बीसीसीआई के बंद कमरों में होते हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी ने जो ये कहा है कि हार की वजह जो उन्होंने गिनाई है, वो एक बार फिर वही बात कर रहे हैं जो पुरानी बात कर रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने एक वर्ड यूज किया है, पंचिंग बैग, वो मतलब जैसे आप देखते होंगे मुक्केबाजी की प्रैक्टिस के लिए अक्सर मुक्केबाज जो हैं वो रेत की बोरी पे अपने पंचों की प्रैक्टिस करते हैं। तो वो इसका फ्रेज का इस्तेमाल किया है कि मैं इस हार की जिम्मेवारी लेता हूं और पंचिंग बैग यानी आलोचना सहने के लिए मैं तैयार हूं, और मैं चूँकि कप्तान हूं इस टीम का तो इसकी सारी जवाबदेही लेता हूं। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कई बातें ऐसी कही हैं जो एक बार फिर से टीम की एकता के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने विराट कोहली का बचाव करते हुए जिस तरह से वरिष्ठ खिलाड़ियों पर निशाना साधा है, वो भी गौर करने की बात है। उन्होंने ये कहा है कि अगर आपका टॉप ऑर्डर्स यानी आपके ओपनिंग पेयर्स फेल हो जाएंगे तो बाद जो आपका जो शुरू का मिडिल ऑर्डर है या वन डाउन बैट्समैन है, जो विराट कोहली जो पिछले 14 महीने से अच्छा नहीं खेल रहे हैं, उनका बचाव करते हुए कोहली ने कहा है चूँकि आपका ओपनिंग पेयर नाकाम हो जा रहा है, इसलिए विराट कोहली और बाकी के मिडिल ऑर्डर पर एक दबाव आ जाता है, और इस दबाव को नहीं झेल पाती है टीम, और जब ज़रूरत रहती है रनों की दरकार की तब विकेट में जो हाथ में रहते नहीं हैं भारतीय टीम के। तो ये एक तरह से वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर पे एक तरह से निशाना है। तो आप ये बार बार जो धोनी का ये कहना है कि टॉप ऑर्डर्स बैट्समैन जो हैं वो परफॉर्म नहीं करते हैं, लेकिन धोनी ने ये नहीं कहा कि उन्होंने रविंद्र जडेजा या रोहित शर्मा को क्यों बार बार मौके दिए। रोहित शर्मा पिछली 10 पारियों में उन्होंने 89 केवल रन बनाए थे, तो उनका परफॉर्मेंस भी टीम में रहने के लायक नहीं था। रविंद्र जडेजा के बारे में भी कहा है, उन्होंने बॉलिंग बेशक अच्छी की कोलकाता के मैदान पे, लेकिन उनका बैटिंग जो था वो बहुत प्रभावित करने वाला नहीं था। जब आप एक ऑलराउंडर को लाते हैं तो आप बॉलिंग और बैटिंग में समान रूप से योगदान की ज़रूरत होती है, जो कि रविंद्र जडेजा ने नहीं दिखाई। तो अब इस तरह से ये कहना कि बैटिंग और भारत जो ये सीरीज आप देखिए कि पिछले 18 महीनों में जिस कामयाबी की रोशनी से भारतीय टीम जगमग कर रही थी, अब उसके दरवाजे पे केवल अंधेरे ही अंधेरे हैं। आप लगातार मैच हारे, 4 मैच आप इंग्लैंड में हारे, 4 ऑस्ट्रेलिया में हारे, और यहाँ इंग्लैंड ने आपको पराजित कर दिया। तो इन सारी हार की वजहों में आप देखेंगे कि बैट्समैन की नाकामियाँ बेशक सबसे आगे रहीं, और जब आपके बैट्समैन खराब होते हैं या असफल होते हैं तो टीम पे हार का खतरा रहता है। गेंदबाज अगर आपके कमज़ोर हुए तो अधिक से अधिक ये होगा कि आप मैच जीत नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आपके बैट्समैन खराब हुए तो आप पे हार का खतरा रहता है। बैट्समैन अगर अच्छे हुए तो कम से कम ड्रॉ शर्तियाँ खेल सकते हैं। तो ये भी भारत के हक में नहीं रहा। बैटिंग लगातार खराब चल रही है पिछले 2 साल से, तो इसके बारे में गौर करने की ज़रूरत है। और जो सफल बल्लेबाज हैं, आखिर अजिंक्य रहाणे को टीम में क्यों नहीं शामिल किया गया, ये टीम प्रबंधन को पूछना चाहिए धोनी से। धोनी ने इस बारे में कभी कुछ बात नहीं कही है। जी बिल्कुल सही कहा अशोक जी आपने, धोनी ने इस बारे में नहीं कही, और जिस तरीके से उन्होंने बातें कही हैं, जो बात वो कह रहे हैं, जो बचाव करना चाह रहे हैं कुछ अपने खिलाड़ियों का, ये दर्शाता है कि अभी भी ऐसा ही चलता रहेगा, अभी भी शायद कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इतिहास गवाह है कि जब पाकिस्तान के साथ हार मिलती है, चाहे भारत का कोई भी कप्तान हो, उस पर बहुत ज्यादा गाज गिरती हुई नजर आई है। अजहरुद्दीन की हम बात करें, राहुल द्रविड़ की बात करें, सौरव गांगुली की भी हम बात करें, हालांकि सौरव गांगुली में कहीं ना कहीं ग्रेग चैपल का एक बहुत बड़ा हाथ रहा था। वहीं वाइस वर्सा अगर देखें, पाकिस्तान की हार होती है तो वहां के कप्तान भी बदल दिए जाते हैं। क्या इस बार भी कुछ वैसी चीज हम देखेंगे? क्या ये एक संकेत मिलने लगा है कि अब धोनी की कप्तानी मुश्किल में पड़ गई है इस हार के बाद? देखिए, आपकी बात को मैं थोड़ा और आगे बढ़ा के ले चलता हूँ
बिशन सिंह बेदी भारत के महान स्पिनर थे। उनके बारे में ये कहा जाता था कि भारतीय क्रिकेट को उन्होंने एक नया मोड़ दिया है। 1977-78 में जब भारत की टीम पाकिस्तान गई थी, काफ़ी लंबे अरसे के बाद भारतीय टीम वहाँ गई थी, तो भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को एक बड़ी उम्मीद थी उस टीम से। लेकिन बिशन सिंह बेदी की टीम को बेहद करारी हार का सामना करना पड़ा था वहाँ। और तब मान और सम्मान की बातें आज टेलीविज़न का ज़माना है, तब रेडियो का ज़माना था। तब रेडियो पर कमेंट्री सुन के ही लोग बड़े बड़े फैसले लेते थे, बड़ी बड़ी बातें होती थी। उस हार की वजह से बिशन सिंह बेदी जैसे कामयाब गेंदबाज का क्रिकेट कैरियर एक तरह से ख़त्म हो गया। उनकी कप्तानी तो गई ही गई। और इसी तरह से 89 में जिस टूर में सचिन तेंदुलकर ने अपना टेस्ट क्रिकेट और वनडे कैरियर शुरू किया था, उस टूर के कप्तान थे के श्रीकांत। भारत ने वहाँ जो है मैच ड्रॉ खेला था, कोई मैच भारत ने सीरीज गंवाने जैसी कोई बात नहीं हुई थी, भारत ड्रॉ खेला था। उसके बाद भी श्रीकांत की कप्तानी चली गई थी। तो भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट जो है वो कितना संवेदनशील है, आप इन बातों से समझ सकते हैं। तो जाहिर है जो कप्तान हारता है उसके बारे में तो कठोर फैसले लेने की अब तक की परंपरा रही है। तो इस परंपरा का पालन शायद अब भी हो, लेकिन जिस तरह से श्रीनिवासन जब तक बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं और जो बार बार वो जिस तरह से धोनी की तरफदारी करते रहे हैं, आज से जब मोहिंदर अमरनाथ चयन समिति के सदस्य थे, उन्होंने भी कहा था कि अब धोनी जितना क्रिकेट खेल रहे हैं, आप देखें कि वनडे में भी धोनी कप्तान है तो जाहिर है सब मैच खेलेंगे, T20 के भी कप्तान है तो जाहिर है सब मैच खेलेंगे। इसके अलावा टेस्ट मैच तो है ही, और आईपीएल में भी वो चेन्नई के कप्तान है तो सारे मैच खेलते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि सभी फॉर्मेट में लगातार मैच खेलते हैं। उसके बाद वो विकेट कीपर भी हैं। तो उनके पास जितने काम हैं और जितना वो खेल रहे हैं, जाहिर है उनके चेहरे पे थकान, उनके खेल में थकान है। इस बात को धोनी माने या न माने, लेकिन अत्यधिक क्रिकेट खेलने से भारतीय टीम को और खासकर धोनी को ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये खेल समीक्षक भी कर रहे हैं और खेल प्रेमी भी इस बात को कह रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा अशोक जी आपने, और आपका जवाब भी हमारे पास मिल गया कि कहीं ना कहीं अब वक्त आ गया है, टीम में बदलाव खोज रही है। और अब देखना यह है कि क्या कोई कड़ा फैसला रविवार के दिन बीसीसीआई लेता है कि नहीं लेता है, जब इंग्लैंड के साथ टीम चुनी जाएगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अशोक जी और तमाम बातचीत करने के लिए। तो निश्चित तौर पर एक बड़े फैसले की दरकार सभी को है, बस देखना है कि क्या कोई बड़ा फैसला लिया जाता है या फिर ऐसा ही सब कुछ चलता रहेगा। फिलहाल रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे वर्ल्ड चैंपियनों की निकल गई हेकड़ी।